हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुमन दोनों हाथों में पोटली लिए खेत में काम कर रहे पति और देवर को खाना देने जा रही थी। उसे जब भी समय मिलता तो वह पति और देवर के साथ खेत के काम में जुट जाती थी। अपनी धुन में वह पगडंडी पर तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी सामने से आ रहे सरपंच के लड़के अनिल और मुकेश गंगा दिन पर उसकी नजर पड़ी। वह ठिठक कर पगडंडी से उतरकर खेत में खड़ी हो गई और उन दोनों को जाने का रास्ता दे दिया। अनिल और मुकेश गंगा दिन की नजर सुमन की इस हरकत और उसके गदराए यौवन के उतार चढ़ाव पर पड़ी। वे दोनों उसे गिद्ध की तरह ताकते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद अनिल ने गंगा दिन से पूछा, क्यों मुकेश जी, यह टोन चिरैया किसके घर की है? यह तो सुखिया की बहू है, जा रही होगी खेत पर अपने पति को खाना पहुंचाने। सुखिया अभी 2 महीने पहले ही तो मरा था। 3 साल पहले उसने सरपंची से 8,000 रुपए उधार लिए थे। अब तक तो ब्याज जोड़कर 17,000 रुपए हो गए होंगे। अनिल की आदतों से परिचित मुकेश गंगा दिन ने मक्सेबाजी करते हुए कहा, लाखों का हीरा, फिर भी इतना कर्ज? आखिर हीरे की परख तो जोहरी ही कर सकता है ना? अनिल ने कुछ सोचते हुए पूछा। और मुकेश जी, कैसी है तुम्हारी वसूली? तकाजा चालू है बेटा। जब तक सरपंच जी तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आते तब तक इस हीरे से थोड़ी बहुत वसूली आपको ही करा देते हैं। मुकेश जी, जब हमें फायदा होगा तभी तो आपकी तरक्की होगी। दूसरे दिन मुकेश गंगा दिन सुबह सुबह ही सुमन के घर जा पहुंचा। उस समय सुखिया के दोनों लड़के श्यामू और हरिया दहान में बैठे चाय पी रहे थे। गंगा दिन को सामने देखकर श्यामू ने चाय छोड़कर दलान में रखे तख्त पर चादर बिछाते हुए कहा, राम राम जी, बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय तो लूंगा ही, लेकिन बेटा श्यामू, धीरे आजकल पर टालते हुए 8,000 के 17,000 हो गए हैं। तूने महीने भर की मोहलत मांगी थी, वह भी पूरी हो गई है। मूल तो मूल, तू तो ब्याज तक नहीं देता। मुकेश जी, आप तो घर की हालत देख ही रहे हो ना। कुछ ही दिनों पहले हरिया का बसाया है और अभी पिताजी भी गुजरे हैं। श्यामू की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जब वह समझे जिसकी पूंजी फंसी है तब ना। वैसे तूने महीने भर की मोहलत लेने के बाद भी फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई। मुकेश जी, गंगा दिन ने कहा। तब तक सुमन गंगा दिन के लिए चाय लेकर आ गई। गंगा दिन उसकी नाजुक उंगलियों को छूता हुआ चाय लेकर पीने लगा और हरिया चुपचाप बुद्ध बनकर सामने खड़ा रहा। देख हरिया, मुझसे जितना बन सका उतनी मोहलत दिलाया था तुमको। अब मुझसे कुछ गलत मत कहना। वैसे भी सरपंच जी तुझसे कितना नाराज हुए थे। मुझे एक रास्ता और नजर आ रहा है, अगर तू चाहे तू कहे तो। कहकर गंगोदीन रुक गया। कौन सा रास्ता? श्यामू और हरिया ने एक साथ पूछा। तुम्हें तो मालूम ही है कि इन दिनों सरपंच जी तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं। आजकल उनका कामकाज उनका बेटा अनिल ही देखता है। वह बहुत ही सज्जन और सुलझे विचारों वाला है। तुम उससे मिलो, मैं सिफारिश कर दूंगा। वैसे तेरे वहाँ जाने से अच्छा है कि तू अपनी बीबी को ही वहाँ भेज दे। औरतों का असर उन पर जल्दी पड़ता है। किसी बात की चिंता न करना, मैं वहाँ पर रहूंगा ही। आखिर इस घर से भी मेरा पुराना नाता है। मुकेश गंगा जी ने चाय पीते पीते श्यामू व हरिया को भरोसे में लेते हुए कहा। सुमन ने दरवाजे की ओट से मुकेश की सारी बातें सुन ली थी। श्याम सुमन को अनिल की कोठी पर अकेली नहीं भेजना चाहता था, पर सुमन सोच रही थी कि कैसे भी हो वह अपने परिवार के सिर से सरपंच का कर्ज उतार फेंके। दूसरे दिन सुमन सरपंच की कोठी के दरवाजे पर जा पहुंची। उसे देखकर मुकेश गंगादीन ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ। सुमन
वहां जाते समय मन ही मन में डर रही थी, लेकिन बेटी जैसे शब्द सुनकर उसका डर निकल रहा था। वह अंदर चली गई। मालिक, यह है सुखिया की बहू। 3 साल पहले इसके ससुर ने हमसे 8,000 रुपए कर्ज लिए थे, जो अब ब्याज समेत 17,000 रुपए हो गए हैं। बेचारी कुछ और मोहलत चाहती है। मुकेश गंगादीन ने सुमन की ओर इशारा करते हुए अनिल से कहा, जब 3 साल में कुछ भी नहीं चुका पाया तो और कितना समय दिया जाए? नहीं नहीं, अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। अनिल अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, देख ऐसा कर, ये कान के बूंदे बेचकर कुछ पैसा चुका दे। अनिल सुमन के गालों और कानों को छूते हुए बोला, और हाँ, तेरा यह मंगलसूत्र भी तो सोने का है। अनिल उसे गलत तरीके से छूते हुए मंगलसूत्र को हाथ में पकड़कर बोला। सुमन इस छुअन से अंदर तक सहम गई। फिर भी हिम्मत बटोरकर उसने कहा, यह क्या कर रहे हो छोटे ठाकुर? तुम्हारे गहनों का वजन देख रहा हूँ। तुम्हारे इन गहनों से शायद मेरे ब्याज का एक हिस्सा भी न पूरा हो। कहकर अनिल ने सुमन की दोनों बाजुओं को पकड़कर दिया। अगर पूरा कर्ज उतारना है तो कुछ और गहने लेकर थोड़ी देर के लिए मेरी कोठी पर चली आना। अनिल ने बड़ी बेशर्मी से कहा। हाँ, फैसला जल्दी से कर लेना कि तुझे कर्ज उतारना है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुर के हाथों लिखा कर्ज का कागज कोर्ट में पहुंच जाए। फिर भेजना अपने पति को जेल में। खेत घर सब नीलाम करा कर सरकार मेरी रकम मुझे वापस कर देगी और तू सड़क पर आ जाएगी। सुमन इसी उधेड़-बुन में डूबी डंडियों पर चली जा रही थी। अगर वह छोटे ठाकुर की बात मानती है तो पति के साथ विश्वासघात होगा। अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें मिलेगी। कुछ दिनों बाद मुकेश गंगादीन फिर सुमन के घर जा पहुंचा। बेटी सुमन, कर लिया फैसला? क्या आपने गहने देकर ठाकुर का कर्ज चुकाएगी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। बोल देना छोटे ठाकुर को कि मैं जल्द ही अपने कुछ और गहने लेकर आ जाऊंगी कर्जा उतारने। उससे यह भी कह देना कि पहले कर्ज का कागज लूंगी फिर गहने दूंगी। ठीक है, वैसे भी छोटे ठाकुर सौदे में बेईमानी नहीं करते। पहले अपना कागज ले लेना। फिर वहीं खड़ी सुमन के पति और देवर यही सोच रहे थे कि शायद सुमन ने अपने सोने और चांदी के गहनों के बदले पूरा कर्ज चुकाना करने के लिए छोटे ठाकुर को राजी कर लिया है। उन्हें इस बात का जरा भी गुमान न था कि उन्हें की सोने चांदी के गहनों की आड़ में वह अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर के परिवार को कर्ज से छुटकारा दिलाने जा रही है। और देख गंगादीन, अब मुझे बेटी बेटी ना कहा कर। तुझे बेटी और बाप का रिश्ता नहीं मालूम है। बाप अपनी बेटी को सोने चांदी के गहनों से लाता है, उसके गहने को उतारता नहीं है। सुमन की आवाज में गुस्सा था। दूसरे दिन सुमन एक रुमाल में कुछ गहने बांधकर अनिल की कोठी पर जा पहुंच गई। आज अंदर कमरे में तेरा कागज निकाल कर इंतजार कर रहे हैं छोटे ठाकुर। सुमन को देखते ही मुकेश गंगादीन बोला। सुमन झटपट कमरे में जा पहुंची और बोली, देख लो छोटे ठाकुर, ये लो मेरे गहने, लेकिन पहले कर्ज का कागज तुम मुझे दे दो। ठीक है, यह लो अपना कागज, अनिल ने कहा। सुमन ने उस कागज पर सरसरी निगाह डाली और उसे अपने रख लिया। ये गहने तो लोगों की आंखों में पर्दा डालने के लिए है। तेरे पास तो ऐसा गहना है जिसे तू जब चाहे तब देकर और जितनी चाहे रकम ले ले। अनिल कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो छोटे ठाकुर? सुमन की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। अनिल को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। सुमन बिजली की रफ्तार से आहते में चली गई। तब तक गांव की कुछ औरतें और आदमी भी कोठी के सामने आकर खड़े हो गए थे। वहां से आहते के भीतर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। लोगों को देखकर नौकर की भी हिम्मत जाती रही कि वे सुमन को भीतर करके दरवाजा बंद कर ले। अनिल और गंगादीन भी समझ रहे थे कि अब वे दिन ही रहे जब वह बड़ी जाति वाले नीची जाति वालों से खुलेआम जबरदस्ती कर लेते थे। सुमन बाहर आकर बोली, छोटे ठाकुर और गंगादीन, देख लो पूरे गहने हैं पोटली में। उतर गया ना मेरे परिवार का सारा कर्ज, सबके सामने कह दो। हाँ ठीक है, अनिल ने घायल सांप की तरह फुफकार कर कहा। सभी लोगों के जाने के बाद अनिल और गंगादीन ने पोटली खोलकर देखी तो वह हारे हुए जुआरी की तरह बैठ गए। उसमें सुमन के गहनों के साथ साथ गंगादीन की बेटी के भी कुछ गहने थे, जो सुमन की अच्छी सहेलियों में से एक की थी। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? क्या सुमन उससे मेरी
सब करतूतें बताकर ये गहने ले आई है। सोचकर गंगादीन का सिर घूम रहा था। अनिल और गंगादीन दोनों समझ गए थे कि सुमन एक माहिर खिलाड़ी की तरह बहुत अच्छा खेल खिला कर गई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।